नमस्कार दोस्तों। बहुत कम ऐसा मौका आता है जब किसी देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी दी जाती है। इनफैक्ट आपको पता होगा विश्व के अंदर अगर कोई सबसे पावरफुल बॉडी है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। तो भारत के पास अगस्त महीने की प्रेसिडेंसी दी गई थी। तो यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो 1 महीने की प्रेसिडेंसी है ये खत्म हो गई है भारत के पास से और दूसरे देश को दी जाएगी। तो यहां पर क्या क्या आउटकम आया ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर study.iq.com पर जाना है। वहां पर जाकर आप जितने भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 1 मंथ की प्रेसिडेंसी दी जाती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता देता हूं। 1945 में जैसा कि पता है आपको यूनाइटेड नेशंस वजूद में आया था। उसके बाद उसके अंदर आप देखेंगे तो कई सारे यहां पर बॉडीज देखने को मिलती है। जैसे कि एक तो 193 मेंबर्स की यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबरशिप जो बॉडी होती है वो तो आपका अलग हो गया, जनरल असेंबली जिसको कहते हैं। लेकिन यहां पर 15 मेंबर की बॉडी होती है। लेकिन 1945 में जब सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था तो उस समय याद रखना है 15 मेंबर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 11 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें जाहिर सी बात है 5 परमानेंट मेंबर तो थे ही, इसके अलावा 6 नॉन परमानेंट मेंबर हुआ करते थे। आगे चलकर 1963 में जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का उसमें अमेंडमेंट किया गया और टोटल जो मेंबर हैं उनकी संख्या यहां पर 15 कर दी गई। मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया। और इसीलिए आप देख सकते हो रोटेशन बेसिस पर यहां पर आप देख पाएंगे अफ्रीकन एशियन स्टेट से 5 मेंबर जाते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 1 मेंबर, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और नीचे आप देख सकते हो यहां पर कौन कौन से वो 10 नॉन परमानेंट देश हैं जिनके पास यहां पर मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और भारत को यहां पर चुना गया था 2021 और 22 के लिए। तो जो भी नॉन परमानेंट मेंबर होता है उसको 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखा जाता है। तो भारत 2022 तक बना रहेगा। लेकिन ये जो 15 मेंबर होते हैं ये रोटेशन बेसिस पर हर महीने यहां पर उनको प्रेसिडेंसी दी जाती है। तो भारत के पास प्रेसिडेंसी अगस्त के महीने में आई थी। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि क्या अगली बार भारत को प्रेसिडेंसी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टर्म है 2022 खत्म होने के बाद ये नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब रोटेशन बेसिस पर अलग अलग देशों के पास प्रेसिडेंसी आएगी तब तक भारत का जो 2 साल का टर्म है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये आप आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो अगस्त महीने में भारत के बाद यहां पर जो आयरलैंड है उसके पास ये प्रेसिडेंसी आ गई है। मतलब कि जो भी कुछ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अंदर होगा, जो भी रेजोल्यूशन अपनाए जाएंगे, उन सबको कौन चेयर करेगा, वो पर्टिकुलर देश करता है। तो भारत का टर्म खत्म हो गया, अब आयरलैंड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे महीने में भारत ने क्या क्या हासिल किया, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है जिसको लेकर भारत ने लीड किया है। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं वो है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आज तक कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बातचीत नहीं हुई है। अब देखिए भारत ने जानबूझकर मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा इसके अंदर लाया था और इसका कारण यह था क्योंकि आपको याद होगा जो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जिस तरह से क्लेम करता रहता है कि जो पूरा साउथ चाइना सी है वो उसका है, तो ऐसा ना हो, इसको लेकर थोड़ी बहुत बातचीत हो, एटलीस्ट बातचीत स्टार्ट तो हो। तो पहली बार यहां पर आप देख सकते हो कि भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेसिडेंसी है उसको लीड किया था और वहां पे बोला भी था, आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखते हुए उसके बारे में चर्चा हुआ कि किस तरह से हम चीजों को सिक्योर कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसी सारी चीजें जो रेजोल्यूशन है वो आपका अपनाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब मैं आता हूं दूसरा मुद्दा जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये अपनाया गया है वो है आपका पीस कीपिंग और टेक्नोलॉजी। देखो इसको यहां पर आप देखिए तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो यूएन गए थे, वहां पर गए थे और 18 अगस्त और 19 अगस्त को उन्होंने चेयर किया था। तो उसके अंदर 2 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ, वो है आपका पीस कीपिंग और टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज होते हैं अलग अलग जगह आपने देखा होगा जहां पर वॉर जैसा सिचुएशन होता है, चाहे सीरिया हो, अलग अलग जगह पीस कीपर्स को लगाया जाता है जिसमें भारत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। भारत की तरफ से जो मैन पावर है वो बड़ी मात्रा में दिए जाते हैं। तो यहां पर भारत की यह कोशिश थी कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को जोड़कर जो हमारे पीस कीपर्स हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भारत और यूएन के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ यहां पर किया गया है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहां पर कि भारत जो है
उसने एक ऐप को डेवलप किया। जी हां, भारत ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइट अवेयर, UNITEAWARE। ये बेसिकली क्या होगा ना कि जो पीस कीपर्स होते हैं ग्राउंड पर, उनको काफी हद तक ये ऐप मदद करेगा। कैसे? जैसे पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देगा कि जिस एरिया में आप जा रहे हो, पीस कीपर्स जिस भी एरिया में जा रहे हैं वहां पर उसका टेरेन कैसा है, किस तरह की गतिविधि वहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस ऐप के माध्यम से दिए जाएंगे। तो भारत और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना है। और पहली बार यहां पर देख सकते हो आपकी एक ओपन डिस्कशन हुआ है यूएनएससी के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर कि किस तरह से टेक्नोलॉजी पीस कीपिंग में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ यहां पर भारत ने एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था जिसके अंदर बेसिकली हमने ये एंश्योर करने की कोशिश की कि जो पीस कीपर्स होते हैं, देखो पीस कीपर्स का काम क्या है कि किसी देश में गए, सपोज सीरिया के अंदर गए, वहां पर काम यह है कि शांति बनाकर रखें। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि यहां पर जो पीस कीपर्स हैं उनके ऊपर कभी हमला ना हो, क्योंकि वो किसी पार्टी को सपोर्ट थोड़ी करने गए हैं। उनका तो मेन काम वहां पर किसी एरिया में जाकर पीस कीपिंग को रखना है। तो यहां पर जो भी उनके ऊपर अटैक करे उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए, चाहे टेररिस्ट हो, कोई देश हो, कोई भी हो, वो पीस कीपर्स के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। ये यहां पर समझने की आवश्यकता। और ये पूरा जो रेजोल्यूशन है वो 80 मेंबर स्टेट्स ने अपनाया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी 15 मेंबर्स हैं उन्होंने यूनानिमस तरीके से इस रेजोल्यूशंस को अपनाया था। दूसरा यहां पर टेररिज्म। आपको पता है कि जब भी यहां पर कोई भी इंटरनेशनल चर्चा होती है, भारत हमेशा एक मुद्दा उठाता है, वो है आपका टेररिज्म। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि भारत अगर प्रेसिडेंसी लीड कर रहा है यूएनएससी का, तो वहां पर टेररिज्म डेफिनेटली आना था। और इसी को लेकर यूनानिमसली एक काउंसिल ने प्रेस स्टेटमेंट जो है उसको अपनाया और कंडेम किया कि जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं टेररिज्म के वो सही नहीं है, यहां पर उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ यहां पर दाइश जो ISIL जो आप सुनते होंगे ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, या फिर लेवांत जो आपने एरिया सुना होगा, जो इराक, सीरिया और काफी बड़ा एरिया आता है, नॉर्थ अफ्रीका का भी। तो ये जो पूरा एरिया है जो दाइश है, वो हो सकता है कि आगे चलकर इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक कर सकता है। तो ये सारी चीजों को कंसर्न में देखते हुए चर्चा किया गया यूएनएससी के अंदर, और जिसमें भारत का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, हर महीने काफी सारी चर्चा होती है यूएनएससी के अंदर, जैसे कि म्यांमार को लेकर क्या होगा, सीरिया, यमन, मिडिल ईस्ट का प्रोसेस कैसे चलेगा। ये सारी चीज को यहां पर भारत ने अच्छे से कंडक्ट करवाया, क्योंकि वही कंडक्ट कराएगा, वो उसको लीड कर रहा है। और आखिरी में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में मुद्दा बन चुका है वो है आपका अफगानिस्तान का मुद्दा। तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को लेकर पहला रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के द्वारा ही लाया गया यहां पर। और आप देख सकते हो कि 3 सेशन हुए थे अफगानिस्तान को चर्चा को लेकर, 3 बार सेशन हुए, और ये प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था 3 अगस्त को, 16 को, और लास्ट किया गया था 27 अगस्त को। और जो सबसे आखिरी वाला है 27 अगस्त, उसके एक दिन जस्ट पहले आपको याद होगा 26 अगस्त को जो काबुल एयरपोर्ट है वहां पर एक काफी बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था, जिसकी वजह से 170 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई थी और यूएस के फोर्सेस भी मारे गए थे उसके अंदर। तो इसको लेकर यहां पर 27 अगस्त को जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस पर्टिकुलर अटैक को कंडेम किया गया। और साथ ही साथ भारत के द्वारा ये जो प्रेसिडेंसी लीड की जा रही थी उसमें रेजोल्यूशन के अंदर लिखा गया कि यहां पर जो भी थ्रेटनिंग की जाती है, टेररिस्ट को ट्रेन करना होता है, ये अफगानिस्तान की जमीन से नहीं होना चाहिए। यहां पर जो भी टेररिस्ट एक्ट हैं उनको जो फाइनेंस दिया जाता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक कंसर्न वाली बात ये थी, अब आप देखो कि जब स्टार्टिंग में जब काबुल के ऊपर टेक ओवर किया था तालिबान ने, तो उस समय जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था तो वहां पर तालिबान का मेंशन था कि तालिबान हो या फिर कोई भी ग्रुप हो, अगर वो किसी प्रकार का अटैक करता है अफगानिस्तान के जमीन से तो वो सही नहीं होगा। लेकिन जो आखिरी वाला यहां पर प्रेस स्टेटमेंट था 27 अगस्त को, वहां पर तालिबान को मेंशन नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे एक इंडिकेशन दिख रहा था कि शायद अब जो है अलग अलग देश यहां पर धीरे धीरे तालिबान को अपनाएंगे। अब देखना होगा, शायद उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो सॉफ्टनिंग स्टैंड है तालिबान को लेकर वो अब आपको यहां पर धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो भी भारत का भी प्रेसिडेंसी रहा था, काफी कुछ इसमें हुआ। हो सकता है कि शायद भारत काफी टफ स्टैंड ले सकता था तालिबान के खिलाफ, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ये शायद रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो क्लोजनेस है अफगानिस्तान के साथ, उसकी वजह से शायद भारत को खतरा ना हो। इसको लेकर हो सकता है आपने रिसेंटली सुना होगा कि भारत और तालिबान के बीच में ऑफिशियल टॉक स्टार्ट हो गई है। तो मे भी इसको देखते हुए शायद भारत ने कोई बहुत बड़ा टफ स्टैंड नहीं लिया है तालिबान के ऊपर। खैर जो भी है,
इस समय जो प्रेसिडेंसी रही 1 महीने के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या चीजें हुई थी। और इसी को लेकर जो यूएस की एम्बेसडर हैं टू द यूएन, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया भारत को। बहुत सारे देशों ने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। ब्राजील ने भी बोला कि हम अगले साल जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं, तो भारत के साथ काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था तो एक चार्टर के माध्यम से आया था। तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर को उस समय 50 देशों ने साइन किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर है क्या एग्जैक्टली मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, इंस्टाग्राम पे आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप, और या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं studiiq.com, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।